नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे जूनियर शिक्षक भर्ती प्रैक्टिस सेट 7 की, जो कि विज्ञान के 50 प्रश्न है और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण पर्पज से देखा जाए तो काफ़ी प्रश्न बहुत भी महत्वपूर्ण हैं, जो कि सुपर टैट में पूछे जाते हैं। वो 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और जूनियर शिक्षक भर्ती में जो विज्ञान वर्ग के लोग हैं उनके लिए जो विज्ञान का परीक्षा देना पड़ेगा दोस्तों, तो उनके लिए 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। और दोस्तों प्रश्नों को बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। देखते दोस्तों पहला प्रश्न कि जो व्यक्ति स्कार्बिक अम्ल वाला अधिक आहार लेते हैं उन्हें कौन सा रोग नहीं होता है? रिकेट्स, पेलामा या स्कर्बी या बेरी वेरी। तो दोस्तों जो व्यक्ति स्कार्बिक अम्ल वाला अधिक आहार लेते हैं तो उन्हें जो है स्कर्बी रोग नहीं होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा वो सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। और दोस्तों स्कार्बिक अम्ल को हम क्या कहते हैं? विटामिन सी कहते हैं। और एक कैसी दोस्तों, यही एक जल में घुलनशील विटामिन भी है और जो ताज़े फल या सब्जियों में प्राप्त हो सकता है, जैसे कि नींबू हुआ, आंवला है, तमाम चीज़ें हैं इनमें जो पाया जाता है विटामिन सी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य का कौन सा अंग अवशेषी अंग होता है? कड़पल्लव पेशियाँ या कड़पल्लव या क्षुद्रांत्र या दांत। तो दोस्तों मनुष्य का जो अंग अवशेषी अंग होता है वो होता है कड़पल्लव पेशियाँ दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा एक आगोहिक जंतु है? इकाइनोडर्म या एनिलिडा या आर्थ्रोपोडा या प्लेटीहेमिथिस। तो दोस्तों प्लेटीहेमिथिस जो है संघ के जंतु गुदा रहित जंतु होते हैं। इनके शरीर में जो है श्वसन, परिसंचरण आदि तंत्रों का अभाव होता है। तो इसलिए दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्लेटीहेमिथिस। अगला देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन नहीं है? हेरेपिन, क्रिएटिन, फाइब्राइन या एल्बुमिन। तो दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्रिएटिन, एल्बुमिन तथा फाइब्राइन तीनों विभिन्न विभिन्न प्रकार के ये लोग क्या हैं? ये प्रोटीन हैं। और दोस्तों जो हेरोपिन है ये थक्का जमने वाला जो एक रोधी यौगिक है और इसका नाम जबकि सल्फर युक्त पॉलीसैकेराइड है। इसका जो दूसरा नाम है सल्फर युक्त पॉलीसैकेराइड है, या जिसे ग्लाइकोसाइमोग्लाइकिन कहते हैं। दोस्तों इसका जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा कि निम्न कौन सा प्रोटीन नहीं है? तो हेरेपिन जो है वो प्रोटीन नहीं है। अगला देखते हैं। वर्षा जल संग्रहण का मूल मंत्र है जल जहाँ गिरे वहीं एकत्र गिरे, या जल को बांधों में एकत्र करें, या जल को नहरों अथवा नदियों में एकत्र करें, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों वर्षा जल संग्रह का मूल मंत्र है जहाँ जल गिरे वहीं एकत्र करें। तो इसका जो राइट ऑप्शन दोस्तों है वो कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों आता है कि F और 2F के बीच रखी वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब होता है। वास्तविक एवं सीधा, आभासी एवं उल्टा, या आभासी एवं सीधा, या वास्तविक एवं उल्टा। तो दोस्तों जब वस्तु जो है F और 2F के बीच है, जब वस्तु जो है F और 2F के बीच में है तो ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब जो है दोस्तों 2F अनंत के बीच वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बड़ा बनता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, वास्तविक एवं उल्टा हो जाएगा। अगला देखते हैं। चुंबक अपने गुण को खो देते हैं गर्म करने पर, या ऊंचाई से गिरने पर, या हथौड़े से पीटने पर, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों चुंबक को अगर हम गर्म करेंगे और उसे ऊंचाई से अगर गिराएंगे या हथौड़े से पीटेंगे तो अपने गुण को खो देता है। गुण का खोने का मतलब है दोस्तों कि उनके चुंबकीय ध्रुव के जो उचित विन्यास है वो छिन्न छिन्न हो जाते हैं। इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए बी सी डी तीनों आंसर हो जाएंगे, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। अगला दोस्तों पेपर में कई बार पूछा जाता है और कई बार पूछा भी गया है कि पीतल बना होता है, किसका बना होता है दोस्तों? जिंक और कॉपर से, जिंक और टिन से, या कॉपर और एल्युमिनियम से, एल्युमिनियम और टंगस्टन से। तो दोस्तों जो पीतल है वो कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन राइट, जिंक और कॉपर। अगला देखते हैं दोस्तों। एक कण का
सरल आवर्त गति में त्वरण होता है? सदैव, हमेशा शून्य रहता है, या हमेशा स्थिर रहता है, या संतुलन अवस्था में उच्चतम, या चरम अवस्था में अधिकतम। तो दोस्तों एक कण का जो सरल आवर्त गति में त्वरण का मान जो है चरम अवस्था में अधिकतम होता है। अथवा देखा जाए तो किसी गतिशील वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि अर्थात वेग की परिवर्तन की जो धनात्मक दर को है वो क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। इसका दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चर अवस्था में अधिकतम। अगर जो सरल आवर्त गति में त्वरण दोस्तों होता है वो कैसा होता है? चरम अवस्था में अधिकतम। इसका जो राइट ऑप्शन था दोस्तों डी हो गया। अगला देखते हैं, शरीर वर्धक भोजन होता है प्रोटीन युक्त, या वसा युक्त, या शर्करा युक्त, या रेस युक्त। तो दोस्तों जो प्रोटीन युक्त भोजन को ही हम कहते हैं शरीर वर्धक भोजन के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, क्योंकि बी ऑप्शन थोड़ा दोस्तों हमने ऊपर लिख रखा है। प्रोटीन युक्त जो शरीर वर्धक भोजन होता है दोस्तों उसे ही हम प्रोटीन युक्त भोजन कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन जो दोस्तों है शरीर की निर्माण सामग्री होती है। अगला देखें दोस्तों क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फलीदार पौधों में आणविक नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने के लिए उत्तरदायी एंजाइम है? नाइट्राइट रेक्टेज, या नाइट्रेट रेक्टेज, या नाइट्रोजिनेज, या ये सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नाइट्रोजिनेज। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो फलीदार पौधे होते हैं उनकी जड़ों में जो गांठें पाई जाती हैं उनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया जैसे कि राइबोसोम आदि जो पाए जाते हैं, ये बैक्टीरिया फलीदार पौधों में नाइट्रोजन एंजाइम की सहायता से नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने में सक्षम होते हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी था। अगला देखते हैं दोस्तों, एक ऐसे पौधे को जिसमें बीजाणु बनते हैं, संभन ऊतक हैं परंतु पुष्प व बीज नहीं है, किस समूह में वर्णित करेंगे? तो दोस्तों अगर देखा जाए तो टेरिफाइटा समूह के पौधे में प्रजनन बीजाणुओं द्वारा होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। बीजाणु बनते दोस्तों तो टेरिडोफाइटा जो समूह के पौधे में जो प्रजनन है वो दोस्तों कैसे होता है? बीजाणुओं द्वारा होता है, इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सीधी सी बात है सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब होगा, कैसा होगा दोस्तों? सदैव वास्तविक होगा, या सदैव आभासी होगा, या सदैव उल्टा होगा, या सदैव वस्तु से बड़ा होगा। दोस्तों अवतल लेंस जो होता है अपसारी प्रकृति के लेंस होते हैं। इन लेंसों में अपवर्तित होने वाले प्रकाश की किरणें कैसी होती हैं? फैलने लगती हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो भी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सदैव आभासी होता है दोस्तों। अवतल लेंस से जो बने प्रतिबिंब के जो प्रतिबिंब में सदैव कैसे होते हैं? आभासी होते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, यदि किसी प्रकार सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी दोगुनी हो जाए तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो है गुरुत्वाकर्षण मान जो है कैसा हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा एक थोड़ा ऑप्शन जो है वो सवाल आ गया है, तो यहाँ पर नहीं था दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक है। ये ऑप्शन अगर हटा दें, ये ऑप्शन इसका नहीं है, या 4 गुना। तो दोस्तों अगर हम गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार देखेंगे तो उनके जो बीच की दूरी होती है तो गुरुत्वाकर्षण बल के अगर मान के सूत्र देखेंगे तो यह अनुक्रमपाती 1/4, तो मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल पहले का 1/4 रह जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो डी ऑप्शन हो जाएगा, चौथाई। अगर गुरुत्वाकर्षण बल का अगर किसी प्रकार सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी को अगर हम दोगुना कर दें तो उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना हो जाएगा? चौथाई हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। अगला देखते हैं दोस्तों, जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या अवतल लेंस। दोस्तों पानी में जो डूबा हुआ वायु का बुलबुला है जिसकी सतह पर उत्तल होती है तो वह अपसारी लेंस की भांति जो है व्यवहार करता है, क्योंकि दोस्तों पानी का अपवर्तनांक जो है वायु से अधिक होता है, इसलिए जल में डूबे हुए बुलबुले की लेंस की प्रकृति बदल जाती है। तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, अवतल लेंस। अगला देखते हैं दोस्तों, संरचनाओं के युग्म से प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं,
कैसे कोशिका भित्ति और न्यूक्लियस या न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट या अंतर्द्रव्यी जलिका और कोशिका कला या कोशिका कला और कोशिका भित्ति। दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो दो पादप पाए जाते हैं, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अंतर्द्रव्यी जलिका और कोशिका कला। अगला देखते हैं, स्वपरागण का परिणाम क्या होगा? बहिः प्रजनन, अंतः प्रजनन या ब्रल प्रजनन या अति प्रजनन। दोस्तों किसी पुष्प में परागण उसी के पराग द्वारा होता है तो उसे क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण का परिणाम अंतः प्रजनन होगा। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो अंतः प्रजनन होगा, तो बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा कि स्वपरागण का दोस्तों परिणाम जो निकलता है वो अंतः प्रजनन होता है। अगला देखते हैं, किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी व्यक्ति को पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर या व्यक्ति की ऊंचाई का आधा या व्यक्ति की ऊंचाई का 1/4 या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों अगर कोई जो है मान ली कुछ ऊंचाई का व्यक्ति है, समतल दर्पण में अपनी पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है तो उसे समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई का आधा होना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, पहले घटती है पुनः बढ़ती है। दोस्तों जो यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसके जलवाष्प जो ग्रहण करने की क्षमता है दोस्तों कैसी होती है? वो बढ़ती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों वायुमंडलीय आर्द्रता एवं तापमान में जो संबंध है वो वायु में किसी निश्चित समय पर जलवाष्प धारण करने की शक्ति और उसमें तापमान पर निर्भर करती है। हवा जितनी गर्म होगी उसमें जो आर्द्रता धारण करने की शक्ति जो है उतनी ही बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लाल संडात या रेड रॉट बीमारी निम्नलिखित में से किस पार्थ को होती है? धान है, गन्ना है, सरसों है या गेहूँ है? तो दोस्तों जो लाल संडांत है या रेड रॉट बोले तो वो गन्ना की जो बीमारी है, इसका राइट जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये धान में भी नहीं होती, न सरसों में, न गेहूँ में। अगला दोस्तों, गेहूं के पौधे का वनस्पति नाम क्या है? ओरिजा सटाइवा या टिट्रिकम एस्टिबम या जिया मेज या नेलुम्बो नुसीफेरा। तो दोस्तों गेहूं के पौधे का जो वास्तविक नाम होता है वो होता है टिट्रिकम एस्टिबम। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा जैव शेल है? संगमरमर, कोयला या स्लेट या ग्रेनाइट। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कोयला। तो जैव सेल की बात कर रहा है दोस्तों, इसका जो बी ऑप्शन हो जाएगा कोयला, क्योंकि दोस्तों कोयला एक जैव सेल है। यह जानवरों के मलबे और जो पेड़ पौधे जो जमीन में दब जाने से हजारों साल बाद जो बनता है, इसलिए ये जैव सेल है कोयला। अगला इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, आयोडीन परीक्षण का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? कोलेस्ट्रॉल है, कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है या वसा है? तो दोस्तों आयोडीन जो है परीक्षण मुख्यतः स्टार्च का पता लगाने के लिए किया जाता है, क्योंकि दोस्तों स्टार्च हमारे आहार में कार्बोहाइड्रेट का सबसे आम रूप है। वसा पता कर लगाने के लिए दोस्तों क्या किसका अल्कोहल का परीक्षण किया जाता है, और प्रोटीन का दोस्तों जो पता लगाने के लिए है वो वीरियोट टेस्ट किया जाता है, और कोलेस्ट्रॉल की अगर हम बात पता लगाने के लिए अगर प्रयोग करेंगे तो रक्त परीक्षण करते हैं। तो दोस्तों इसमें पूछा था आयोडीन परीक्षण का पता लगाने के लिए निम्न में प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। अगला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, जमे हुए भोजन की खोज किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने या क्लोरेंस वर्थआय ने या फ्रैंक व्हिटल ने या एवेस मैकगेफी ने? तो दोस्तों जो फ्रोजन फूड की खोज जो है 1920 के दशक में शायद क्लोरेंस वर्थआय ने की थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। जमे हुए भोजन की जो खोज की थी क्लोरेंस वर्थआय ने 1920 के दशक में शायद की थी। अगला देखते हैं, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह
अनिवार्य एमिनो एसिड से भरपूर होता है, या बाजार में सस्ता होता है, या सुपाच्य होता है, या खाने में स्वादिष्ट होता है। तो दोस्तों अगर बात करें तो पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है, क्योंकि ये अनिवार्य एमिनो एसिड से भरपूर होता है। इन एमिनो अम्लों का निर्माण जो मानव शरीर में नहीं होता, अतः यह भोजन से लेना आवश्यक होता है। इसका दोस्तों जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, क्योंकि जो पशु प्रोटीन जो है दोस्तों अनिवार्य एमिनो एसिड से भरपूर होता है। ए ऑप्शन इसका राइट था। अगला देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है? 14 वर्ष तक के बच्चे हैं जो डेवलप होते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी क्या होता है? प्रोटीन या विटामिन या वसा या दूध। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो उनके लिए सबसे ज़रूरी है प्रोटीन। बगैर प्रोटीन के काम नहीं बनेगा, क्योंकि दोस्तों प्रोटीन जो है अत्यंत जटिल तथा नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। इसकी जो रचना है 20 अमीनो अम्ल के सहयोग से होती है। ये शरीर के पोषण के लिए दोस्तों अत्यंत आवश्यक होते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन दोस्तों कौन सा हो जाएगा? प्रोटीन ए। अगला देखते हैं दोस्तों, मार्स गैस है, ये सभी को पता होगा दोस्तों, सीधी सी बात है। कौन सी है? मीथेन। और मीथेन का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? CH4। और दोस्तों ये कैसी होती है? स्वादहीन, रंगीन तथा गंधहीन ज्वलनशील गैस है। और दोस्तों मीथेन जो है प्राकृतिक गैस है, ये भी ध्यान रखना है। और इसे ही मार्स गैस कहते हैं। अगला दोस्तों आता है कि जंग लगना एक प्रक्रिया है। कैसी है? अपचयन अपक्रिया, या ऑक्सीकरण अपक्रिया, या अपोचपय प्रक्रिया या विस्थापन अपक्रिया। दोस्तों जंग लगने की जो क्रिया विशेषकर लोहा आदि धातुओं पर मान लो होती है, अगर किन धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की परत बन जाती है, इसलिए जो है क्रिया ये करते हैं। तो उसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, कि ऑक्सीकरण की अपक्रिया की वजह से। जंग लगना जो प्रक्रिया है वो ऑक्सीकरण की अपक्रिया की वजह से है। क्योंकि दोस्तों जो लोहे की जंग जो है लाल रंग की आयरन ऑक्साइड Fe2O3 होता है इनका सूत्र, आयरन ऑक्साइड का के रूप में जो धातु की बाहरी सतह पर निर्मित होती है। और जब ऑक्सीकरण की क्रिया होती है इसलिए जंग लग जाती है। अगला आता है दोस्तों, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण किया जाता है सरल आसवन द्वारा, या प्रभाजी आसवन द्वारा, या भाप आसवन द्वारा, या निर्वात आसवन द्वारा। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो पेट्रोलियम के शोधन के लिए प्रभाजी आसवन की विधि अपनाई जाती है, क्योंकि प्रभाजी आसवन द्वारा जो है क्वथनांक वाले मिश्रित द्रव्यों को पृथक किया जा सकता है। कौन सा इसका दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, प्रभाजी आसवन द्वारा। अगला आता है दोस्तों इम्पोर्टेंट है, शुष्क बर्फ किसका रूप है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, या ऑक्सीजन। दोस्तों जो शुष्क बर्फ है कार्बन डाइऑक्साइड का ही ठोस रूप है। और ये कहाँ प्रयोग की जाती है? अग्निशमन में प्रयुक्त होती है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला आता है दोस्तों, भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, या कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, या कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, या कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। जो भाप अंगार गैस जो मिश्रण होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का होता है। अगला देखते हैं दोस्तों, जल गैस किसका संयोजन है? जल गैस किसका संयोजन है? CO और H। दोस्तों यहाँ पे 2 ऊपर लिखा हुआ शायद आपकी नीचे होना चाहिए था, इस तरह से H2O। यहाँ पर दोस्तों लिखा है CO और H2O। यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों CO2 और CO, और यहाँ पे CO और H2 लिखा हुआ है दोस्तों, और यहाँ पे CO2 और H2। दोस्तों जल गैस किसका संयोजन है? CO और H2 का है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कि दोस्तों जल गैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का ही संयोजन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन था दोस्तों सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, CO और H2। अगला देखते हैं दोस्तों, मरकरी है ठोस धातु है या द्रव धातु है, ठोस अधातु है, या द्रव अधातु है। तो दोस्तों मरकरी एक जो है वो कैसी है? द्रव धातु है। इसका प्रमुख अयस्क जो है सिनेवार है। सिनेवार का दोस्तों जो संकेत है वो HgS है, याद रखने का। कभी कभी पूछ देता है मरकरी का एक अयस्क है, तो दोस्तों ध्यान रखना सिनेवार, इसका संकेत HgS।
अगला दोस्तों देखते हैं, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है रेनिन, पेप्सिन, रेजिन या सिट्रिन। तो दोस्तों दूध को दही में स्कंदित करने वाला जो एंजाइम है वो कौन सा है? रेनिन। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। तो दोस्तों हाइग्रोमीटर वह उपकरण होता है, अगर पहले बात करें हाइग्रोमीटर की, तो वह उपकरण जिसकी सहायता से वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता जो है नापी जाती है। और इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों इलेक्ट्रोमीटर से, तो ये किसके नापी जाती है? दूध की शुद्धता नापी जाती है। अगर हाइड्रोमीटर से बात करें दोस्तों तो द्रव जल का घनत्व ये हो गया। और पाइरोमीटर से अगर बात करें तो विभवांतर का मापन का कार्य करते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, मानव आँख दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह है। अगर मानव को जो आँख दृश्य के लिए लगभग जो 5500 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही मानी जाती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा वो भी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा 5500 एंगस्ट्रॉम। और दोस्तों एक एंगस्ट्रॉम में कितने होते हैं? 10⁻⁻10 मीटर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया जो मतलब जीवाणु का उपयोग नहीं होता है? दही बनने में, या डबल रोटी पकने में, या गन्ने के रस के किण्वन में, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में। तो दोस्तों अगर बात करें हम कि निम्न में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया जीवाणु का प्रयोग जो है वो उपयोग नहीं होता है, तो दोस्तों डबल रोटी पकने में नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तो बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों डबल रोटी पकने में जीवाणु का उपयोग नहीं होता है, और जबकि दही बनने में, गन्ने के रस के किण्वन में, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में जीवाणुओं का उपयोग होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन था दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अन्न से भिन्न है? वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण, अपरदन या संरक्षण। दोस्तों वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण तथा अपरदन वनों के ह्रास से संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, वनोन्मूलन और मरुस्थलीकरण तथा अपरदन तीनों जो है वो किससे दोस्तों हैं? वनों के ह्रास से संबंधित हैं। और जबकि ये जो है संरक्षण सबसे अलग है। तो ये इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों आता है, सवाल है, कोई बस अपनी यात्रा के 12 मिनट 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अगले 18 मिनट जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो इस समय की अवधि में बस कुल कितनी दूरी करती है? तो दोस्तों अलग अलग निकाल लेंगे। दूरी बराबर दोस्तों क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय होता है, ये फार्मूला होता है दोस्तों। अच्छा, अब हमारे पास समय दोस्तों कितना है? अगर पहले की बात करें तो 12 मिनट 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 12 अगर बात करेंगे तो पहले तो 12 और 50 किलोमीटर प्रति घंटा निकाल के लाएंगे, तो 50 गुणे 1/5 कर देंगे। तो 12 पंचे 60, 1 हो गया, तो 1/5। तो कितना आ जाएगा दोस्तों? इसका 50 जो है चाल हो गई, और समय कितना हो गया? 1/5। 12 मिनट है, अगर घंटे में ले जाएंगे तो 1/5 आ जाएगा। अगर काटेंगे तो 5 ढाई 50, इसका 10 किलोमीटर ये आ गया दोस्तों। ऐसे ही अगले वाले निकाल लेंगे। 18 मिनट है तो 18 40 गुणे 18/60 करेंगे तो मतलब इसका 3/10 आ जाएगा। और काट लेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा? 12 और 10 कितना हो जाएगा? 22 किलोमीटर हो जाएगा। दोनों दूरी जोड़ देंगे, सीधी सी बात है। 10 और 12 कितना हो जाएगा? 22 किलोमीटर हो जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन हो जाएगा 22 किलोमीटर। आप लोग भी दोस्तों हल करिएगा और आंसर बताइएगा कितना आएगा। हमने तो हल कर दिया, इसका आंसर जो आया वो 22 किलोमीटर आया है। अगला देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से गलत कथन पहचानिए। पृथ्वी को अपने अक्ष पर गति जो है अक्ष पर गति आवर्ती गति है, या प्रकाश की गति सरल रेखी गति है, या सितार के कर्षित जो तार की गति दोलन गति है, या सभी आवर्ती गतियाँ वर्तुल या कहें तो वृत्ताकार गतियाँ होती हैं। इसका दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा वो 42 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, कि सभी आवर्तियाँ हैं, जरूरी नहीं कि वृत्ताकार गतियाँ होती हैं। इसकी राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला आता है, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं, या श्रव्य तुरंत सुनाई देता है लेकिन दृश्य बाद में दिखाई देता है क्योंकि दृश्य को कुछ अभ्यास समय चाहिए, या दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है, या टीवी के ब्रांड पर निर्भर करता
है। तो दोस्तों याद रखना, टीवी का स्विच ऑन करने पर जो है श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं और ध्वनि की प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलने के कारण जो है ध्वनि बाद में सुनाई पड़ती है। और किंतु टेलीविज़न में ऑडियो सिंक्रोनाइजर लगाकर इस त्रुटि को दूर किया जा सकता है। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? इसका ए आंसर ऑप्शन और राइट हो जाएगा। श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। जब टीवी ऑन करते हैं दोस्तों तो दृश्य भी आ जाता है और ससराहट भी आ जाती है। तो ये ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है। इस स्टेशन द्वारा प्रेषित भाग तरंगों की जो है वो आवृत्ति है। तो दोस्तों अगर आवृत्ति की बात करें तो एन बराबर यहाँ पे हम फार्मूला लगा देंगे C/I। अगर C की करें तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ और जो मीटर बैंड पर प्रसारक को जो प्राप्त होता है आई कितना है वो दोस्तों 30 दिया हुआ है। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 30 तो आ जाएगा 10 × 10⁶। दो खाते ऊपर जाएंगे कम हो जाएंगे 10 × 10⁶, मतलब कि 10⁶ दोस्तों हो गया मेगा हर्ट्ज में, तो 10 मेगा हर्ट्ज। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता था, उबलने का बिंदु जो है नीचे आ जाता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम होता है, या पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ऊंचाई पर जाने पर जो है वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है और जल का क्वथनांक जो होता है वो दोस्तों घट जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा है ऊंचाई पर जाने पर क्वथनांक क्या होता है, तो हमेशा ध्यान रखना जल का क्वथनांक है वो घट जाता है और जल कम ताप पर भी उबलने लगता है। इसी कारण ऊंचाई जाने पर जो है खाना भी देर से पकता है। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव जो है कम हो जाता है तथा उबलने का जो बिंदु है नीचे आ जाता है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो होता है दोस्तों वो ध्यान रखना है फ्लोरीन होता है। और जबकि सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व की अगर बात करें, ये तो ऋणात्मक तत्व की बात इसने पूछी थी, अगर धनात्मक की बात करता दोस्तों तो फ्रांसियम है, याद रखना। तो इसका एक राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, फ्लोरीन। कैसा दोस्तों? विद्युत सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है। अगर धनात्मक की बात करता तो फ्रांसियम हो जाता है। अगला देखते हैं, अमोनिया का एक गुण कौन सा है? एक जल में अवलीय होता है, या गंधरहित गैस है, या पीत गैस होती है, या इसमें जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। तो दोस्तों अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगीन गैस है, जल में अति विलेय है और अमोनिया हाइड्रोक्साइड अमोनिया का क्षारीय विलयन है, इसलिए ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अमोनिया का एक गुण कौन सा है दोस्तों? तो ये जलीय विलयन में लाल लिटमस जो है नीला हो जाता है। इसका जो राइट ऑप्शन था वो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, पीतल में क्या होता है? दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, पीतल में क्या होता है ये आप अभी बता ही चुके हैं, बार बार नहीं बताएंगे। अगला होता है चलो दोस्तों बता दें, तांबा और जिंक। याद रखना दोस्तों, पीतल में होता है तांबा और जिंक। अगला आता है तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। ब्रोमीन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, या क्लोरीन है। तो दोस्तों ब्रोमीन जो है आवर्त सारणी के सप्तम समूह का तत्व और सामान्य ताप पर केवल अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन सी दोस्तों? ब्रोमीन। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है दोस्तों वो ब्रोमीन है। ए ऑप्शन इसका जो है वो राइट हो जाएगा। दोस्तों ये थे आज के 50 प्रश्न दोस्तों। अगले प्रैक्टिस सेट दोस्तों नेक्स्ट डे पे मिलेंगे। और दोस्तों हमारे चैनल को फिर आपसे निवेदन करते हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों जितनी जल्दी हो सकेगा दोस्तों आपको नोटिफिकेशन समय समय पे मिलता रहेगा। और हम भी लाइव आने का प्रयास करेंगे दोस्तों, क्योंकि 1000 सब्सक्राइब हो जाने पर ही लाइव आने का शायद ऑप्शन मिलता है दोस्तों, अभी लाइव ऑप्शन नहीं मिलता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और हमारा वीडियो दोस्तों कैसा लगा तो लाइक कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा।